Hello friends, Namaste, welcome or welcome back to my channel. My name is Pratya or I have been selected as math science teacher for class 6 to 8 through BPSC TRE2 exam. ये जो स्ट्रैटेजी वीडियो है वो भी आपको थंबनेल से पता चल गया होगा कि एक स्ट्रैटेजी वीडियो है फॉर क्लास 6 to 8 एंड द सब्जेक्ट इज़ मैथ्स एंड साइंस। जैसा कि आपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखा होगा, दैट मीन्स बीपीएससी टीआरई 2 के क्वेश्चन देखे होंगे, टीआरई 3 के क्वेश्चन देखे होंगे। टीआरई 2 टीआरई 3 के क्वेश्चन पेपर को एनालाइज करने के बाद आपको ये पता चला होगा कि क्वेश्चंस थोड़े इन डेप्थ पूछे जाते हैं। तो हम सब उन सब क्वेश्चंस को कैसे कवर करें, कैसे हम उस नॉलेज को गेन करें, है ना, कि हमारा जो एग्ज़ाम है वो अब और लेट ना हो और हमें सीट लेने में देरी ना हो और एक ही बार में हम एग्ज़ाम को क्रैक कर लें। तो सबसे पहला आपको काम करना है, फर्स्टली आई वुड लाइक टू टॉक अबाउट साइंस। तो सबसे पहले साइंस में इन डेप्थ नॉलेज के लिए आपको क्या करना है, आपको साइंस की बुक को रीडिंग करनी है। साइंस के बुक को रीडिंग करने का मतलब है कि एनसीईआरटी एससीईआरटी बुक तो आप पढ़ेंगे ही, बट उससे बेटर है कि आप कोई इन डेप्थ वाली बुक, अगर आप इंग्लिश मीडियम के लिए पढ़ना चाहते हैं तो आप एसचंद की बुक पढ़ें। अगर आप हिंदी मीडियम के लिए पढ़ना चाहते हैं तो भारती भवन की एक बुक आती है, वो भी बहुत अच्छी होती है, आप उसको पढ़ सकते हैं। बट आपको 6 to 10 तक के नॉलेज होनी चाहिए। मैं ऐसा क्यों बोल रही हूँ, क्योंकि सपोज दैट एक चैप्टर है क्लास 7th में, न्यूट्रिशन ऐसा चैप्टर है जिसमें मानव में पोषण करके दिया हुआ है या फिर जंतुओं में पोषण करके दिया हुआ है। तो आप उस चैप्टर को वहाँ पढ़ेंगे, फिर आपको 10th में भी वही चैप्टर पढ़ना है बच्चों को। तो अगर आपको वो नॉलेज नहीं होगा, अगर आप 10th का नहीं पढ़ेंगे तो 10th से उससे इन डेप्थ में आपको 10th से उठा के पूछ देंगे और फिर उस टाइम में आपको बहुत अच्छा नहीं लगेगा कि थोड़े से के लिए मैंने चूक कर दी। अभी आपके पास इनफ टाइम है, आप इतने दिन में अच्छे से पढ़ सकते हैं। दैट मीन्स कि आप अच्छे से बुक, क्योंकि हमारा एग्ज़ाम हम सबको पता है कि टीआरई 4 जो है वो दिसंबर वगैरह तक होगा, नवंबर दिसंबर तक होगा। तो हम क्यों अभी समय क्यों बर्बाद करें, हम ऐसा पढ़ें कि लास्ट टाइम में जाके मिसअप ना हो। तो आपको बुक रीडिंग कैसे करनी है, जब भी आप पहले कोई भी बुक आप उठाते हैं उसको पढ़ेंगे तो पढ़ते वक्त जो भी आपका इम्पोर्टेंट पॉइंट है, सबसे पहले तो आप फर्स्ट रीडिंग करिए और फर्स्ट रीडिंग में आपको उसमें इम्पॉर्टेंट पॉइंट को आप हाईलाइट कर सकते हैं। जैसे सपोज दैट कि कोई न्यूट्रिशन आया, न्यूट्रिशन क्या होता है, यानी पोषण क्या होता है। पोषण में होता है तो अगर एक कोशिकीय जीव है तो उसमें कैसे पोषण होता है, बहुकोशिकीय जीव है उसमें कैसे पोषण होता है, एक कोशिकीय का तरीका अलग क्यों होता है बहुकोशिकीय से, दोनों में मतलब डिफरेंस कैसा है। अगर अमीबा में पोषण है तो अमीबा में पोषण देखिए, दोनों में पढ़ना है, 7th में भी और 10th में भी। अमीबा में पोषण है तो उसमें कैसे पूछा जाता है, मतलब कि वो कैसे अपने इंजेस्ट करता है, पोषण के चरण क्या हैं। उसके बाद अगर मानव की बात करते हैं तो मानव के जो पोषण स्टार्ट होता है, मानव का जो डाइजेशन स्टार्ट होता है, न्यूट्रिशन स्टार्ट होता है, उसमें इंजेक्शन कैसे करते हैं, जब हम डाइजेशन शुरू कहाँ से होता है, डाइजेशन ख़त्म कहाँ पे होता है, कौन से एंजाइम्स इम्पॉर्टेंट होते हैं, कौन सा पार्ट कौन सा एंजाइम सिक्रीट करता है, कौन सा ग्लैंड बड़ा है, कौन ग्लैंड छोटा है, कितने ग्लैंड्स प्रेजेंट होते हैं। मतलब आपको सब कुछ एक नॉलेज चाहिए। जैसे मान लीजिए आप ये चीज़ पढ़ रहे हैं, एक बार बुक को रीडिंग करिए और एक लेक्चर देख लीजिए पर डे। आपको अगर आप फुल टाइम स्टूडेंट हैं तो आप 8 से 10 घंटे की शेड्यूल बनाइए। अगर आप फुल टाइम स्टूडेंट नहीं, अगर आप एक जॉब के साथ प्रिपरेशन कर रहे हैं तो भी आप मुझे कमेंट करिएगा, मैं आपको उस पर भी एक वीडियो बनाऊंगी कि कैसे आप जॉब के साथ अच्छे से पढ़ाई कर सकते हैं और अच्छे से नॉलेज गेन कर सकते हैं ताकि आप एग्ज़ाम को क्रैक कर सकें। तो आपको ऐसे पढ़ना होगा। देखिए ऊपर ऊपर से काम नहीं चलेगा और धीरे धीरे तो और कंपटीशन का लेवल बढ़ता जाएगा। तो अभी से ही हम क्यों नहीं, अभी ही हम क्यों नहीं ऐसा प्रिपरेशन कर लें, अभी ही क्यों नहीं हम ऐसा काम कर लें कि बाद में हमें पछताने की ज़रूरत ना पड़े। एक बार ही अपने आप को क्यों नहीं ऐसे झोंक दें कि हम अच्छी पोजीशन पे पहुंच जाएं, एक पोजीशन पे पहुंच जाएं, एक सेफ जोन में पहुंच जाएं।
सबको पता है कि गवर्नमेंट जॉब एक सेफ जोन होता है, आप मतलब हर कोई चाहता है, तो क्यों नहीं उस चीज़ के लिए हम जब प्रिपरेशन कर ही रहे हैं तो उसको हम अपना 100% देकर क्यों नहीं करें, है ना। तो आपको इसी तरह से करना है। अब तक आप समझ गए होंगे। देखिए, आपको बुक को पढ़ना है, बुक में से मेन पॉइंट को एक्सट्रैक्ट करना है और उसके बाद उसका नोट्स बनाना है। नोट्स भी ज़रूर बनाइएगा। फर्स्ट टाइम रीडिंग करिएगा, इंपॉर्टेंट पॉइंट नोट डाउन करिएगा। दूसरे टाइम उसको क्या करिएगा, दूसरे टाइम उसको नोट्स बनाइएगा, है ना। प्लीज़ नोट्स बनाते जाइएगा, क्योंकि जैसे मान लीजिए आप फर्स्ट चैप्टर के नोट्स बनाएंगे, कल होके जब आप सेकंड चैप्टर पढ़ रहे होंगे तो उन नोट्स को आप देख लें। और आप ऐसे डिवाइड करिए कि सपोज दैट कि आपको 2 मंथ में आपको ये सारे बुक पढ़ लेने हैं, साइंस के बुक पढ़ लेने हैं। आपको कुछ बड़ा नहीं लगेगा अगर आप सही से पढ़ते जाएंगे ना अभी से। तो आपको जैसे, क्योंकि चैप्टर्स रिलेटेबल है, 6 के चैप्टर 8 में है, 8 के चैप्टर 10 में है, तो लगभग चैप्टर रिलेटेबल है। बायोलॉजी के पोर्शंस थोड़ा ज़्यादा डेप्थ में पूछे जाते हैं, केमिस्ट्री में भी थोड़े पूछे जाते हैं, एसिड बेस सॉल्ट से पूछ लेंगे, रिएक्शन से पूछ लेंगे, रिएक्टिविटी सीरीज़ हमें पता होना चाहिए, वो सब क्लास 10th में है। तो मैं ये भी बताऊंगी कि ये सब पढ़ने के बाद और फिर आप समराइज़ कैसे रिवाइज कर सकते हैं वैसे। तो आपको नोट्स ज़रूर बनाना है, पढ़ते जाना है, बुक का रीडिंग करना है। तो और अगर जिस चैप्टर में आपको समझ में नहीं आ रहा है तो उस चैप्टर का, उस क्लास का ऐसे क्लास डाल के, चैप्टर डाल के, या फिर वो सिर्फ चैप्टर का नेम डाल के आप उसका वीडियो देख सकते हैं, लेक्चर देख सकते हैं। यूट्यूब पे फ्री लेक्चर्स अवेलेबल होते हैं। अब मैं बता दूं, ये टीचर अच्छा पढ़ाते हो, हर टीचर अपने में यूनिक होता है, बट आपको अपना वाइब मैच करना है। वाइब मैच करने इन द सेंस, मैं फ्रेंड्स बनाने के लिए नहीं बोल रही, मैं बोल रही वाइब मैच करना इन द सेंस कि जिनसे आपको देखना है कि आपको उनका पढ़ाया हुआ समझ में आ रहा है। सॉरी फॉर 1 सेकेंड, सॉरी वो आवाज़ आ रही थी बैकग्राउंड, इसलिए मैंने उसको पॉज कर दिया था। लेट्स नो। तो आपको क्या करना है, आपको ऐसे आप करेंगे तो आपको एक इन डेप्थ नॉलेज हो जाएगा साइंस का, और आप अच्छे से पेपर दे पाएंगे। मतलब ये आप मेरे पे फेथ रखिए, मैं आई एम टेलिंग दिस फ्रॉम माय एक्सपीरियंस, क्योंकि मैं एक प्राइवेट ट्यूटर थी, मतलब प्राइवेट स्कूल में पढ़ाती थी। और बच्चों की बुक्स जो है वो, मतलब आई मीन टू से कि 6 to 10 की बुक्स कितनी हेल्प करती है ना, ये मैं आपको बता नहीं सकती। इसलिए आपको इन डेप्थ नॉलेज चाहिए ही होगा, तभी आप अच्छे से क्वेश्चन को लगा पाएंगे, है ना। तो आपको साइंस के लिए ये करना है, मतलब जब आप पूरा पढ़ेंगे, उसका नोट्स बनाएंगे और नोट्स को पर डे रिवाइज करते जाएंगे। तो इस सब के लिए 8 से 10 घंटे आपको देने ही पड़ेंगे, डेडिकेट करने पड़ेंगे आप पढ़ाई करने के लिए। क्योंकि अगर आप ऐसे नहीं करेंगे, और प्लीज़ बी कंसिस्टेंट विद स्टडी। यानी आज किसी का बर्थडे है, कल किसी की शादी है, अभी नहीं, उन सब में नहीं, फेस्टिवल है, अभी 4 मंथ के लिए आपको ये सब कुछ भूलना पड़ेगा। मतलब आपके मन में ही होना चाहिए कि हाँ, एग्ज़ाम देना है, एग्ज़ाम को अच्छे से करना है, मतलब इस बार ले लेना है सीट, ताकि TRE 4, फिर TRE 5, 6, 7, 8 ऐसे एक चक्कर में, एक सर्कल में, एक साइकिल में हमें नहीं घुसना है। बार बार इसी चीज़ को रिपीट नहीं करना है, क्योंकि बार बार जब आप खुद करेंगे आप खुद ऊब जाएंगे। तो ऐसा हमें नहीं करना है। ओके, लेट्स टॉक अबाउट मैथ। तो मैथ के लिए आपको क्या करना है, मैथ्स के लिए भी सेम क्लास 6 से बुक उठाइए, RS अग्रवाल उठाइए, भारती भवन उठाइए, और 6 से शुरू हो जाइए आप बनाने के लिए। 6 to 10 तक के मैथ्स को बना जाइए। 10th के क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ट्रिगोनोमेट्री, हाइट एंड डिस्टेंस, इन सब के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अगर आप मैथ साइंस के स्टूडेंट हैं तो बेशक आपका मैथ्स अच्छा होगा, आपको पता होगा। मैं ये नहीं कह रही कि बहुत अच्छा होगा कि एक बार में हो जाए, नहीं, लेकिन अगर आप मेहनत करेंगे, अगर आप क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे तो आपका हो जाएगा। प्लीज़ एक दिन का टारगेट रखिए कि हाँ, एक दिन में मुझे 2 चैप्टर 3 चैप्टर करना, क्योंकि 6, 7, 8 इन सब के क्वेश्चन, इन सब के ये अच्छे हैं। हाँ, लीनियर इक्वेशन, 1 वेरिएबल लीनियर इक्वेशन, उसके बाद आपका एक हो जाता है क्लास 8 का, आपको भी पता होगा
क्लास 8 का हो जाता है कंपाउंड इंटरेस्ट। ये सब जो चैप्टर है वो थोड़ा सा आपको डेप्थ में पूछता है, प्रॉफिट लॉस ये तो पूछता ही पूछता है। अगर आप ये सब अच्छे से बना लेंगे तो आपको पता है कि ये आपका कॉमन पेपर जो होता है उसमें भी आपको हेल्प करेगा। तो मैथ के लिए भी आप 6 से उठाइए और 10 तक के क्वेश्चन को बना जाइए। मैं यही कहूँगी कि आप आर एस अग्रवाल से बनाइए, भारती भवन की बुक भी अच्छी आती है, आप उससे भी बना सकते हैं। और मतलब लेकिन चैप्टर वाइज बनाइए, जो भी उसमें इंपॉर्टेंट नोट्स है एक छोटी सी पॉकेट डायरी रखिए जिसमें फॉर्मूलाए वगैरह आप नोट डाउन कर सके। पर डे जब आप मॉर्निंग में स्टार्ट करने जाएंगे अपने स्टडी को तो सबसे पहले उन सारे फॉर्मूलाए को रिवाइज करिए ताकि वो आपके दिमाग में रहे। सोने टाइम भी उन सारे फॉर्मूलाए को दिमाग में रखिए, वो आपके दिमाग में रहे, है ना। तो आप ये सब करते जाएंगे। और मैं कॉमन पेपर के लिए एक अलग वीडियो डालूंगी क्योंकि फिर ये वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। जब ऐसे आप चैप्टर वाइज बनाते जाएंगे ना तो आपको खुद में कॉन्फिडेंस भी आएगा, वरना आप कहीं कहीं से पढ़ेंगे ऐसे आपको कॉन्फिडेंस नहीं आएगा। आप कोई बैच ले सकते हैं, आप पे है कि आपका लेवल क्या है नहीं है। और अगर आपको लगता है कि हाँ मैं क्वेश्चन सॉल्व कर, अगर आपको लगता है कि आपको सब समझ में आता है और फिर मैं ये नहीं कह रही बैच लेना इज़ नॉट वेरी 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 इंपॉर्टेंट। बैच लेना कोई बहुत ही इंपॉर्टेंट नहीं है। बैच अगर आपको नॉलेज है, अगर आप समझ सकते हैं, क्योंकि अगर मान लीजिए सपोज दैट कि आपको कंपाउंड इंटरेस्ट समझ में नहीं आ रहा है, कंपाउंड इंटरेस्ट हम डालेंगे उस पर यूट्यूब पे डालेंगे और कंपाउंडर्स के बहुत सारे लेक्चर्स आ जाएंगे। आप उससे बहुत सारे टीचर्स का आप वीडियो कर सकते हैं और उनसे देख के आप नोट डाउन कर सकते हैं। यू विल हैव इन डेप्थ नॉलेज और आप क्वेश्चन भी अच्छे से सॉल्व कर पाएंगे। तो आप ऐसे चैप्टर वाइज सॉल्व करिए, बुक से सॉल्व करिए। और जब आप इन सब को कर लेंगे, लेकिन इन सब में आप ज़्यादा टाइम नहीं लगाइएगा, 2 मंथ्स का टारगेट रखिएगा पर डे। आप बुक खोलिए, बुक में देखिए कितने चैप्टर्स हैं और आप ये एक वीक में मुझे 6 की ख़त्म करनी है, एक वीक में 7 की ख़त्म करनी है, इस तरह से आप करेंगे। और मतलब इस तरह से करने के बाद आपका क्या होगा कि आपका एक टारगेट ख़त्म हो जाएगा। प्लीज़ डेली टू डू लिस्ट ज़रूर बनाइए, क्योंकि टू डू लिस्ट बनाने से हमें अपनी प्रायोरिटीज़ पता होती है कि हाँ हमें कौन सा चैप्टर को पहले करना है, कौन से काम को पहले करना है और किस काम को प्रायोरिटी देनी है, ऐसे करके, है ना। तो आप इस तरह से करेंगे तो आपका आसानी से हो जाएगा। और मैं कॉमन पेपर के लिए भी एक वीडियो अच्छे से लेके आऊँगी, जो कॉमन पेपर सभी लोगों के लिए हो जाएगी, 6 to 8 9 10 सब के लिए। तो आपको क्या करना है, मेनली चैप्टर वाइज स्टडी करनी है, चैप्टर वाइज क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। और हाँ एक और चीज़, साइंस के क्वेश्चन भी आप जब सॉल्व करेंगे, साइंस के चैप्टर्स जब आप पढ़ेंगे तो एंड में जो बुक के एंड में जो क्वेश्चन दिए हुए रहते हैं, एक लिविंग साइंस करके हुई बुक आती है जो आप इंग्लिश मीडियम वाले होंगे, सीबीएसई के बच्चों से आप ले सकते हैं, कुछ दिनों के लिए बुक ले सकते हैं और फिर उसे रिटर्न कर देंगे, या फिर आप चाहे तो खरीद भी सकते हैं, क्योंकि अभी हम इन्वेस्ट करेंगे तभी तो जाके हमें हमारा रिजल्ट मिलेगा, है ना। तो आपको क्या करना है, सॉरी आपको उसके एंड के क्वेश्चन भी सॉल्व करने। ऐसे क्या होगा कि आपको समझ में आएगा कि हाँ मैंने इस टॉपिक से ये पढ़ा। हमें याद है जब बचपन में हम बुक पढ़ते थे तो बुक पढ़ने के बाद जब हम क्वेश्चन बनाते थे खुद से तो हमें समझ में आता था, है ना। तो इतनी सारी बातें मैंने कर ली, बट मैं सच बता रही हूँ, आप ये थोड़ा टाइम कंज्यूमिंग है, बट आप अगर आज ऐसे कर लेंगे ना तो मैं दिल से बता रही हूँ, मैं अपने एक्सपीरियंस से बता रही हूँ कि ये चीज़ जब आप पढ़ रहे होंगे ना तो कभी कभी आपको ऐसे याद नहीं होगा, लेकिन एग्जामिनेशन हॉल में जब आप बैठे हुए होंगे ना तब आपको याद आएगा कि ये चीज़ तो मैंने यहाँ पढ़ा था। और जब आप पढ़ेंगे ना बोल बोल के पढ़िए, उस चीज़ को समझा समझा के पढ़िए। सपोज दैट कि मैं ये पढ़ रही हूँ कि हाँ न्यूट्रिशन इन अमीबा क्या होता है, अमीबा में न्यूट्रिशन कैसे होता है, अमीबा के सामने जब फूड आता है तो उसको अमीबा चारों तरफ से घेर लेता है, और वो जो घेरता है वो जो एक स्ट्रक्चर उसका डेवलप होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, स्यूडोपोडिया, उसको हम लोग पादप बोलते हैं। और जब वो फूड अंदर जाता है तो फूड अंदर जाने के बाद एक फूड वैक्यूल बना लेता है, उसी में वो एंजाइम्स एक्ट करते हैं, और एंजाइम्स एक्ट करते हैं तो वो वही एंजाइम्स उसमें से एक्सट्रैक्ट कर लेते हैं न्यूट्रिशन को, जो उसके साइटोप्लाज्म में फैल जाता है। अब अमीबा में साइटोप्लाज्म क्या होता है, तो साइटोप्लाज्म जो एक गाढ़ा तरल पदार्थ होता है जो अमीबा में फैला होता है या फिर किसी भी सेल में फैला हुआ होता है। तो आप ऐसे करके पढ़ेंगे तो आप देखिए आप सेल भी पढ़ लिए
और आप अमीना में न्यूट्रिशन भी पढ़ लिए। अब साइटोप्लाज्म जब आप पढ़ेंगे तो आपको दूसरा चीज़ भी याद आ जाएगा कि कोशिका झिल्ली क्या होती है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या होती है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन को हम सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन बोलते हैं, यानी अर्ध पारगम्य झिल्ली बोलते हैं। अर्ध पारगम्य झिल्ली क्यों बोलते हैं? अगर प्लांट एनिमल सेल में प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है तो क्या प्लांट सेल में भी होता है? हाँ, प्लांट सेल में भी होता है। तो प्लांट सेल में प्लाज्मा मेम्ब्रेन होता है तो उसके चारों तरफ भी एक स्ट्रक्चर होता है जो जो एक्स्ट्रा स्ट्रक्चर होता है जो एनिमल सेल में नहीं पाया जाता है। अब एनिमल सेल में क्या पाया जाता है और प्लांट सेल में क्या नहीं पाया जाता है, क्या क्या पाया जाता है, तो आप इस तरह से पढ़ेंगे, खुद को समझा समझा के पढ़ेंगे, खुद को एज ए स्टूडेंट ट्रीट करेंगे। आई बेट यू कि आपका सिलेक्शन ज़रूर होगा। आपका नहीं तो किसका होगा, क्योंकि आप इतना मेहनत करें। तो आप अपना सिलेक्शन ज़रूर लीजिए। मैं बता रही हूँ, आप बस इन सब ट्रिक्स को फॉलो करिए। मैं धीरे धीरे और सारी वीडियो लेके आऊँगी, बट पहले आप बुक्स को कवर करिए। और आपका कोई डाउट हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, और मैं कॉमन पेपर के लिए भी वीडियो लेके आऊँगी। टिल देन टेक केयर, बाय बाय, लेबर हार्ड एंड ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर टीआरई 4 एग्ज़ाम। एकदम दिल से प्रिपरेशन करिए, कुछ भी निगेटिव अपने दिमाग में नहीं आने दीजिए। I bet you will be selected. Okay, till then, take care and bye bye.